चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह सुने थे। अब बढ़िया से बात को समझिए, धीरे धीरे हम लोग स्टेप इसका बढ़ाएंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीयों की बात हम पूरे अच्छे ढंग से जान सके, इसके लिए एक अच्छी संस्था होना जरूरी है। इसके पहले भी कई संस्था चल रहे थे, लैंड ऑर्डर सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ मुंबई, कई संस्था, लेकिन एक संस्था इसी के बाद जिसका मेन संस्था की स्थापना हुआ 1885। अब 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक संस्था बना जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत डिटेल आपको पढ़ाएंगे, अभी केवल हमको एक स्टेप चाहिए। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेशर कुकर सिद्धांत, परिचालक सिद्धांत और क्या था, इसके कौन अध्यक्ष थे, वो पूरा एक साथ बंधे, लेकिन उसके पहले हम चाह रहे हैं कि एक बार मोटा मोटी स्टेप आपके दिमाग में आज, फिर बंधन राउंड में पढ़ने से ज्यादा बढ़िया गहराई पे एकदम याद हो जाएगा। तो अभी केवल ध्यान 28 दिसंबर को हमने छोड़ दी, बम्बई भी छोड़ दे रहे हैं, गोकुलदास तेजपाल भी छोड़ दे रहे हैं। अभी ये समझो कि 1885 में भारतीयों की एक संस्था बन गई और इस संस्था का कहना है कि हम लोग हर साल भारत के अलग अलग जगहों में बैठक करेंगे, एक जगह नहीं करें, और हर साल नए नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएंगे। वह व्यक्ति अध्यक्ष जो बनेगा उस साल भर में क्या समस्याएं आई, इन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अगर लगेगा कि कोई दिक्कत है तो अंग्रेज को एक चिट्ठी एप्लीकेशन देंगे कि सेवा में श्रीमान ये वाला दिक्कत है और इसको दूर किया जाए। अंग्रेज दूर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो अगले साल फिर बैठक में फिर एक मेमोरेंडम देंगे, दस्तखत साइन कराएंगे, जांच कमेटी करेंगे। मतलब ये अंग्रेज के कोई बहुत खिलाफ वाली सिस्टम नहीं, अंग्रेजों तक बात पहुंचाने वाली एक सिस्टम है कि हम इसके माध्यम से अपने काम को मनवाएंगे, नरम रहते हुए चिट्ठी एप्लीकेशन के द्वारा हर साल अलग अलग बैठक कर करके। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्क हो गया। 85 के बाद एक्टिव है, हर साल वर्किंग इसका चल रहा। अब उसी बीच हम लोग देखें, नई घटना घटती है 1905 में। 1905 में है क्या कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो बंगाल था। इसमें आज का पूरा बांग्लादेश, असम, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस सब मिला के क्षेत्रफल में भी फ्रांस से बड़ा था और जनसंख्या में भी फ्रांस से बड़ा। 8 करोड़ उस समय जनसंख्या बंगाल का खाली था, तो ये सबसे बड़ा था। यहाँ पे बांग्लादेश जो देख रहा हूं, इसमें मुस्लिम वगैरह की संख्या काफी संख्या में थी। इस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बंगाली थे, यानी इस समय बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा है, बगल में असम हिंदू है, ये जो देख रहे हो पश्चिम बंगाल, इसमें बंगाली लोग हैं, इसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें हिंदी बोलने वाले हिंदू लोग। अब इस समय सबसे पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो बंगाली था, बंगाली सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था। रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकी जितने भी देख रहे हो, बंकिम चंद्र चटर्जी, सब पढ़े लिखे वर्ग, और इसी कारण से अंग्रेज बंगाली से बड़ा परेशान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम सब लोग, केवल एक हिंदू का या धर्म के आधार पर संस्था नहीं है, सबकी। अब यही चीज इसके पहले देखो, भारत में हमेशा 1526 के बाद से ही मुगल है, और उसके पहले अगर देखो तो 1208 से ही मुस्लिम चल रहे। लगातार यहाँ पे 1191-92 के तराइन युद्ध के बाद से ही अधिकार है, और सोच सकते हो 1757 तक 500 सालों तक मुस्लिम का शासन, शासक द्वारा जो हो हत्या किया जाए, लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम आपस में दंगा नहीं हुआ। और सोचिए 500 साल में मुस्लिम का साम्राज्य होते हुए भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था। यहाँ हिंदू मुस्लिम जनरली मिलकर रहते थे, और मिलने का उदाहरण सबसे बड़ा है 1857 का विद्रोह, जिसमें आप देख रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम इतना बढ़िया से मिले और लड़े कि अंग्रेजी इतिहासकार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, धर्म युद्ध है, याद आ रहा सबको। और यही चीज अंग्रेजों को लग रहा है कि 1857 में हिंदू मुस्लिम सब मिल गया है, इन लोग को फूट डालना होगा। और इसी में दिमाग लगाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दिमाग लगा रहा है दो तरह से, एक तो देख रहा है कि बंगाली बहुत तेज, दूसरा देख रहा है कि मुस्लिम लोग को थोड़ा अलग करना होगा, ई पार्ट में रहेगा तो बैठ के अलग विद्या सीखेगा, अलग कर देंगे तो लोग अपना विद्या सीखेगा। और इसीलिए लॉर्ड कर्जन कहता है कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसके शासन में समस्याएं हो रही है। सब लोग कहा कि हमें सही बात, तो इसने कहा कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, और 19 जुलाई को ही बंगाल विभाजन की घोषणा हो चुकी है। अब सारे लोग समझने लगे कि घोषणा हुई है भाई, तो कैसे बंगाल विभाजन हो। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन ऐसा कर रहा है कि बंगाली आधा बांग्लादेश के साथ रहे, इधर मुस्लिम ज्यादा हो जाए, और आधा बंगाली इधर रहे जहां हिंदी बोलने वाला है, बंगाली को कहीं बहुमत न रहे। बंगाली हल्ला कर रहा है कि बंगाल बड़ा है भाई, तो ऐसा करो ना तुम, हम पूरे बंगाली को उधर दे दो या पूरे बंगाली को इधर दे दो। ये बंगाली को बीच से उड़ा रहा है, बीच से उड़ाएगा तो बंगाली ना इधर का है ना उधर का है, फिर तो इलेक्शन में कहीं उसको बहुमत नहीं मिले। अंग्रेजी चाह भी रहा था। धर्म के आधार पर इस समय 8 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड़ पूर्वी बंगाल में रखा गया और 5 करोड़ पश्चिमी बंगाल। अब इसीलिए ये ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इधर का पार्ट ज्यादा था पश्चिम में, तो नाम बेचारा का पश्चिम बंगाल पड़ा, भले पूरब में। इस साइड के हिस्सा में बंगाली, असम और बांग्लादेश है। इधर ज्यादा जनसंख्या किसका, मुस्लिम का, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम है और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू है, और उसमें बंगाली कम ही संख्या में है, तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया पूर्वी। और इस साइड में बचा कितना, 5 करोड़, तो 4.5 करोड़ आबादी हिंदू का, और सिर्फ 50 लाख इधर मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी एकदम कम है, और इसमें बहुत कम संख्या में बंगाली है, हिंदी बोलने वाले से बहुत कम, 4.5 लाख में बेचारे बहुत कम। तो इनको लग रहा है कि अगर भविष्य में सदन में चुनने की बारी आएगी तो ना हम इधर से जीतेंगे और ना इधर से जीतेंगे। बंगाली लोग बांग्ला बोलते थे, हिंदी तोड़ मरोड़ के बोलते थे, तो इनको इधर से भी नहीं चले। लोग जल खाबो वाला, बांग्ला में जल पीबो नहीं होता, जल खाबो होता। समाचार ठीक है तो उसको भालू बाचे करते हैं, तो अब इन लोग भालू बाचे कर रहे हैं, जल खाबो कर रहे हैं, तो इसमें अब यहाँ से इनका ट्रैक में कोई खड़ा होगा तो वोट ही नहीं देगा। जैसे ही बंगाल विभाजन के इस नीति का धार्मिक आधार पर बट रहा है हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिम शुरू में पूरा समझे नहीं, लेकिन बाद में खुश हुए कि ठीक कर। लॉर्ड कर्जन इनको बुला के समझा रहा है कि देखो बांट दिए, तुम अपना पार्टी बनाओ, कांग्रेस के फेवर में क्या पड़ाओ, अपना पार्टी बनाओगे, यहाँ से खड़ा होगे तो तुम्हारा बहुमत है, हम तो तुमको जिताने के लिए किए। तो मुस्लिम लोग भी कहे कि एकदम सही कर रहे हैं, और इसीलिए 1906 में तुम देखोगे ढाका के नवाब कौन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दोनों मिलकर के मुस्लिमों की अलग पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना करें। तो देखिए मुस्लिम की अलग पार्टी बन गई, जो कांग्रेस से अलग हो गया, कर्जन के ही चाह रहा था। और इसी कारण जैसे ही घोषणा हुआ 7 अगस्त को ही एक पहला भारत में आंदोलन में चलाया जा रहा है, जिस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछा जाएगा कहां चलाया, तो शुरू बंगाल में है लेकिन पूरे देश में। स्वदेशी का मतलब क्या है, जल्दी बोलिए, तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है। तो इन मत समझना कि खाली देसी सामान, कहीं ना स्वदेशी मैंने खाली समझता है कि स्वदेशी सामान नहीं, पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता सब स्वदेशी। तुमको अगर गांधी जी और इनमें 2 डिग्री टाइट की कि तुम्हारा अपना जो कल्चर है वही स्वदेशी, अगर तुम्हारा लुंगी चल रहा है तो लुंगी पहन वही स्वदेशी है, तो वहां पे अगर फुल पैंट भी भारतीय धारण कर रहा है तो स्वदेशी नहीं।
स्वदेशी मतलब अगर तुम कहीं गए हो भोजपुरी बोलते हो तो आप भोजपुरी बोलो, उस स्वदेशी है। हिंदी बोल रहा है तो स्वदेशी नहीं। स्वदेशी का मतलब बड़ा टाइट सिस्टम है। कोई मराठा बोल रहा है तो हम मराठी बोल रहे हो, वही स्वदेशी। और ये पहली बार स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन में हुआ है। और कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त। और ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत धीरे धीरे पूरे देश में हो गई, लेकिन अभी तक बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये खाली सब सुने उतने में फॉर्म है, लेकिन लॉर्ड कर्जन फॉर्म देखने, ये लोग फॉर्म इसीलिए आए कि अभी घोषणा हुआ है, इतना हल्ला हंगामा करो कि लागू न कर। लेकिन लॉर्ड कर्जन एकदम प्री प्लान था, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू कर दी। और इसीलिए इस डेट को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय शोक दिवस, तो ये डेट 16 अक्टूबर ध्यान रखना। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर। कब घोषणा हुआ? 19 जुलाई। और ये 19 जुलाई के बाद स्वदेशी आंदोलन कब चला? 7 अगस्त। तो तीनों डेट का काम है, तीनों डेट क्लियर है सबका। अब यहीं पर हम लोग ध्यान दीजिए, अब देखते देखते सारे लोग अंग्रेज के खिलाफ, सबसे ज्यादा गुस्सा में बंगाली कि हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा, ना पूर्वी ना पश्चिमी, बीच से बांट दी। बंगाली को बोला वो कह रहा है कि बंगाल बांटो, लेकिन पूरा बंगाली एक तरफ, या तो पूरा में तो चाहे पश्चिम में, उसको नहीं बांटो। और इसी के लिए यहाँ बंगाल में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महान व्यक्तित्व है, एशिया महादेश के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिलेगा। नोबेल प्राइज की भी कहानी चलेगी, एशिया में किसी को नहीं मिला, फर्स्ट को मिला। वो भी इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको हंसी लगे। रविंद्रनाथ टैगोर इनके पिता, और सोचे कि इनके माताजी डेथ कर गए, पिताजी इनका पालन पोषण कर रहे हैं, सुबह लंच टिफिन पैक कर दे रहे हैं और भेज रहे हैं स्कूल। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा काम था स्कूल में बैठ के पढ़ना। हम मनाते रहते थे, पूजा भी करते थे कि भगवान स्कूल डाल जाए। अब सोचो इनका क्या, स्कूल नहीं जाने का सोचते थे, और ये कहते थे कि कितनों ना करें, पिताजी एकदम पहुंचा ही देते थे। सिर्फ बाद में हमको धीरे धीरे देखिए स्कूल कैसे नहीं जाए, तो बाद में मालूम चला कि एक उपाय है, बीमार रहेंगे तो नहीं जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। जब बुखार लग गया, तबियत खराब है, तब पिताजी कहेंगे नहीं अभी नहीं जाओ, तबियत खराब है, और कुछ भी रहेगा तो पहुंचाई दे। तब तबियत खराब का सोचे कि उपाय करना हो, तब उसके लिए भी देखेंगे तबियत खराब अपने हाथ का चीज नहीं, बुखार कब आएगा ये सोचने से तो आएगा नहीं। लेकिन बाद में इनको मालूम चल गया, स्कूल में खेल रहे थे, चापाकल से कोई पानी आया, जूता पूरा भींगा, दिन भर भींगे हुए लग गया स्कूल में, सामने बुखार लग गया, डॉक्टर कहा कि पैर दिन भर इसका भींगा रह गया जूता में, इसीलिए बुखार लग गया। तो कहे बस फार्मूला जान, हमको तो फार्मूला जानना था, और इसीलिए स्कूल अगर भेज दे तो जाए, और पहला काम चापाकल चला के जूता भींगा के दिन भर बैठो, बुखार लगना तय लग गया था, आराम है, 6 दिन नहीं जाएंगे। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर स्कूली शिक्षा नहीं किए, स्कूल में नहीं गए, और फिर भी साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। कारण क्या रहा? कारण सीखने की इच्छा। घर में ही स्वाध्याय, ये ना बीए पास है ना एमए पास, लेकिन शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो जो न पढ़े। इनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, इनको पढ़ने के लिए लंदन भेजे, सबको उस समय बेटा को विदेश भेजता था पैसा वाला लोग। गांधी जी भी गए, रविंद्रनाथ टैगोर भी गए। तो विदेश जाने वाले में एकमात्र व्यक्ति है जो जिस लिए गए वो डिग्री लेके नहीं आया। बात समझ लो, ये जिस लिए गए बेटा को विदेश भेजे, वहां जाकर आराम करते रहे, लाइब्रेरी में पढ़ते रहे, वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, परीक्षा में तो बैठे ही नहीं। पिताजी कहे तो चलो लंदन रिटर्न है, लेकिन बिना परीक्षा दी। बात समझ लीजिए, तो कोई ऊंची डिग्री नहीं रखे। अब लोग हंसे, जैसे तुम हंस क्या लंदन गया नहीं पढ़ा, लेकिन कितना तुम कैसे कहा हंसते हैं। अब ध्यान दो, अब इसमें ध्यान से समझिए, लंदन गए और नहीं पढ़े तो लोग हंसे, लेकिन कोई भी किताब लंदन का नाम ले तो रविंद्र बाबू चर्चा करें, इस पे लिखा हुआ था, यहाँ ही था, अगला दंग है कि किताब सब पढ़े हो। तो वहां पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं था, लेकिन अपनी इच्छा से पढ़ते थे, तो होता क्या शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए बीपीएससी मेंस में इनके पूरे थाउट आपको पढ़ना है कि रविंद्र बाबू क्या सोचते थे, क्या चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाई हो सकती है, कैसा होगा, रविंद्र बाबू का पूरा सोच हो। अब रविंद्रनाथ टैगोर उसी समय बंगाल विभाजन का विरोध किए, और 1906 में ही अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, मेरा जो बांग्ला है, बंगाली लोग हैं वो हमारा है, सोना जैसा है, ये पूरा एक गीत बैठा है अमार सोनार बांग्ला। और इस गीत को, और एक बंकिम चंद्र चटर्जी इसके पहले ही वंदे मातरम, ये बैठाए थे। ये दोनों गीत इस बंगाल विभाजन में खूब चल। अमार सोनार बांग्ला 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अब सोच सकते हो कि वर्ल्ड में रविंद्र बाबू एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके द्वारा रचित गान दो देशों का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण यही रचे हैं, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला यही रचे। ऐसा शायद व्यक्ति हो जो एक व्यक्ति की रचना दो देशों का राष्ट्रगान। तो सोच सकते हो कितने महत्वपूर्ण इनका सिस्टम है, खुद से गाना की अपनी रचना करते थे। इनके अंदर सीखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि जब 70 साल के हो गए तब इनको इच्छा हुई कि हम पेंटिंग सीखें। सोच लो, तुम लोग अभी कोई कहेगा पेंटिंग सीखना, डांसिंग सीखना, तो अभी लगेगा क्या सीखे। भाई 70 साल के हुए तो दुकान से गए, ब्रश करके लाए, पेंट करके लाए, और कहे कि हम सीखना चाहते, और हल्का हल्का भी सीखे तो बड़ा मुस्कुराए, कोई आए तो उनको पेंटिंग दिखाए। और इनके पेंटिंग में क्या होता था? प्रकृति पेंटिंग। एक घास बना दिए, घास के ऊपर छोटे छोटे ओस बुंद दे दिए, और ओस जो गिरते हैं, सीध गिरते हैं, वही बनाए, और हो गया इनकी पेंटिंग। कहा देखो प्रकृति का हीरा सोना चांदी यही है। सुबह के ठीक से घास को देखो, उस पर जो छोटे छोटे सीध ओस के जो बुंद प्रकाश पाने के बाद जो चमक दे रही है, उस सोना चांदी से ज्यादा चमकीला। इधर का सोना चांदी से बहुत इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, इसी में सोना चांदी समझ। इनके यहाँ जो गेस्ट जा रहा है पूछ रहा है कि 70 साल में पेंटिंग सीख रहा है, क्या बात? तो कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि हमारा बुढ़ापा भी अब रंगीन हो गया। देखो कैसा विचार है, कि मेरा बुढ़ापा रंगीन हो गया, कलर का यूज करना शुरू कर दिए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए 1906 के बारे में बढ़िया से समझो। 5 में बंगाल का विभाजन घोषणा हुआ, तो बंगाली लोग में, बाकी लोगों में बहुत रोष है, विरोध है, स्वदेशी आंदोलन बड़ा व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अब सारे लोग एक बात सोच रहे हैं कि 6 में कांग्रेस की बैठक होगी, बैठक होती, तो अगर बैठक में हल्ला कस के करें, कहेंगे कि अंग्रेज बदमाशी कर रहा है और इसीलिए एकदम कोई नया चीज होगा, कुछ जोरदार चीज होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में ज्यादा लोग शांति प्रिय थे कि अगर गलत किया है तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे ना, सब दस्तखत करो दिया जाए, और वो दस्तखत से वो मान लेते हैं तो सही है, नहीं मानते तो अगला साल फिर बैठक होगी, हम लोग और लोगों से दस्तखत करा के देंगे। अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी, और 6 में जब ये बैठक शुरू है तो इस बैठक में जो गर्म मिजाज के लोग, वो लोग सोच रहे हैं कि तिलक को अध्यक्ष बना दे, बाल गंगाधर तिलक थोड़ा टाइट व्यक्ति, और यार लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दे। इन दोनों में कोई आदमी अध्यक्ष अगर बन गए तो एकदम मिजाज ठीक कर देंगे। और ये बैठक कलकत्ता में है, तो कलकत्ता में बैठक हो रही है, बंगाल विभाजन पर चर्चा होगी, तो ये दोनों व्यक्ति अध्यक्ष रहेंगे तो हिला के रखते। लेकिन नरम वाले लोग डर रहे थे कि इन लोग के अध्यक्ष बनाएंगे ये मामला गवा दे, ये लोग कुछ ना कुछ अलग दिशा में लेकर चले जाएगा और गर्म वाले को चार्ज कर दे। तो इसीलिए नरम व्यक्ति एक है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, बोस नहीं कहना, बोस कहोगे तो दूसरे व्यक्ति लॉर्ड हरिंग पर बम पटकने में तो अमेरिका भाग गए थे। यहाँ रास बिहारी घोष है। इन नरम वाले इस देख रहे हैं कि बड़ा शांत व्यक्ति है, इन्हीं को अध्यक्ष बना दे तो सही हो।
और 6 में कलकत्ता में बैठक। अब इस बैठक के लिए दो तरह का पहली बार विचार आ रहा है। इसके पहले सब में विचार था कोई अध्यक्ष बने, और नरम वाली बात चल रही कि पहली बार बंगाल विभाजन से दो तरह के लोग हैं। एक कह रहा है कि नहीं, जोरदार एकदम गर्म वाली बात होनी चाहिए, अंग्रेज के खिलाफ होना चाहिए, अकाली दोनों के ढेर बना दीजिए, लोग संभाल लें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों संभालेंगे नहीं, और लोगों को जो बैठे उनको बिगाड़ देंगे, ज्यादा चार्ज कर देंगे, इनको बनाना ठीक। अब इसी में हो हल्ला हंगामा शुरू हो। अब जब हंगामा शुरू हुआ तो बड़े वृद्ध नेता थे दादा भाई नौरोजी, हुआ कि दोनों को हटाइए, दादा भाई के बना दीजिए। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी 1906 में अध्यक्ष घोषित हुए, सबसे पुराने व्यक्ति थे। इन्हीं के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से कांग्रेस नाम किया, ये सबसे पुराने थे। दूसरा, दादा भाई के सब लोग कर्जदार थे। क्यों? इनका घर अमेरिका में था, अभी अमेरिका में रहते थे, अब लंदन में भी, अभी बड़े व्यक्ति। अब लंदन में कोई व्यक्ति जाएगा, अमेरिका में कोई जाएगा, तो दादा भाई के यहाँ खाने पीने रहने की फैसिलिटी फ्री। अब लंदन में जो जाएंगे तो दादा भाई के आराम से घर में चल जाइए और रहिए, खाइए पीजिए और फिर आ जाइए। तो जो आएगा तो व्यक्ति इनका गुण गाएगा कि नहीं गाएगा कि बाहर लंदन में भी बिना पैसा रहने का फैसिलिटी दादा भाई। और वो दादा भाई लंदन से आए हुए थे, कई लोग लड़ रहे थे तो सब कहे कि दादा भाई बोलिए किसी को दिक्कत। अब इनका नाम आ गया तो ढेर के बाल बच्चा खाया पिया इनके, तो कहे कि ना इनका दिक्कत नहीं है, ठीक रहने दीजिए। लेकिन गर्म वाले लोग जो है, दादा भाई बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जाके इनको एकदम चार्ज कर दिया कि देखिए दादाजी कैसे कैसे बदमाशी किया है, बंगाल बांट दिया, ऐसे बांट दिया, हम लोग कांग्रेस से अलग रहना होगा। दादा भाई को नरम वाला भी बना तो दी, लेकिन दादा भाई चार्ज हो गए गर्म तरफ से। बात समझिए, ये दोनों में कोई नहीं बने दादा भाई। तो दादा भाई बड़ा सूझबूझ से काम लिए। 1906 में पहली बार ये कह रहा है कि अंग्रेज बदमाशी क्या है, गर्म वाले लोग एकदम ताली ठोक रहे हैं और कहे कि हमें अपना राज चाहिए, और पहली बार स्वराज की मांग की। तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जब कांग्रेस फिर एक साथ बांधेंगे तो दोनों, अभी तो क्या है तुम लोग हल्का हल्का सुनते जा, फिर एक बार जब कांग्रेस बांधेंगे तो लगेगा यार एकदम कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं छोड़े। स्वराज और पूर्ण स्वराज दो बात है। तो 6 में स्वराज की मांग की कलकत्ता अधिवेशन में, और इसमें अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष बनने की बात किनका चल रहा था? तो तीन व्यक्ति का, तिलक या लाला लाजपत राय को गर्म वाले लोग चाह रहे थे, और नरम वाले किनको चाह रहे थे? रास बिहारी घोष को चाह रहे थे। और दादा भाई जब स्वराज की मांग की तो गर्म वाले को खूब ताली मार कि वाह बनाया इनको, लेकिन काम इनका अलग कर दिए। स्वराज की मांग को साधारण मांग नहीं थी, और इसीलिए नरम वाले पहले ही से प्लान कर रहे थे कि 6 तो गवा गया, गर्म वाला कहीं पक्ष में ज्यादा चला गया, अगर ऐसी 2-3 बार चला गया तो फिर सब मामले हटा देगा, फिर दस्तखत साइन भुला देगा, फिर लोग अलग दुनिया में लेके चला जाएगा और फिर हो हंगामा सही शुरू करेगा। इसीलिए नरम वाले ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि 7 का बैठक जो हो उसमें नरम व्यक्ति ही अध्यक्ष बने, 7 में कोई गलती ना हो। गर्म वाले चाह रहे हैं कि गर्म वाले का सेंटर नागपुर में है, महाराष्ट्र में, कह रहे हैं कि बैठक नागपुर में कीजिए, वहां होगा तो बाकी हम लोग समझ लें। और ये दोनों को नहीं बनाए तो अब दोनों को चुन लीजिएगा कोई एक। गर्म वाले नरम वाले समझ गए कि अगर नागपुर में बैठक होगा तो वहां गर्म वाले की भीड़ ज्यादा होगी, इतना हल्ला करेगा कि बना ही देगा। इन लोग अब ये दादाजी बुढ़ारी में स्वराज घोषणा कर दिए तो इन लोग पता नहीं क्या करते, इसीलिए इन लोग जगह चेंज कर दी। 7 का बैठक नागपुर नहीं करके सूरत कर दी कि गुजरात में नरम वाले लोग ज्यादा, और सूरत में जब बैठक ऐलान हुआ तो गर्म वाले लोग पहुंचे, सूरत कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों में किनको बना रहे, तो क्या नरम वाले बनाएंगे? नरम वाले कहे कि भाई बनेंगे बाद में, अभी रास बिहारी घोष बनेंगे, इनको तो पहले ही से प्लान किया होगा। और इसीलिए सूरत बैठक की अध्यक्षता बोलो कौन कर दिए? रास बिहारी घोष। बोलो इनका नाम सुनना, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना, गर्म वाले लोग पीछे से जूता चप्पल फेंक। 7 वाला बैठक बड़ा खराब रहा, और इसीलिए अभी गांधी जी का क्वेश्चन नहीं है, अभी सब चल रहा है। अब 7 के बैठक में अध्यक्ष रास बिहारी घोष घोषित हुए, इनका नाम 6 में चल रहा था, गर्म वाले लोग इनका नाम से चल रहा है, उनका कहना था कि तिलक रहे और नहीं तो फिर लाला लाजपत राय रहे, ये दोनों में कोई रहे। 6 में दादाजी के लाकर के शांत करा दिया, लेकिन 7 में तो खुद रहे, और 7 में चाह रहे तो बने, मालूम चला कि रास बिहारी घोष को बना दिया। अब ये जैसे अध्यक्ष सुने बैठे, पीछे से गांधी चप्पल फेंक दिया। अब चप्पल फेंकना अध्यक्ष पर एक बहुत बड़ी बात होगी। अब वहां एकदम हल्ला हंगामा शुरू हो गया, अध्यक्ष भी खड़ा हो गया कि तो हम अध्यक्षता से रिजाइन दे देंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? तो फिर मैं कहा ये चिट्ठी एप्लीकेशन नहीं, बम पकड़ने का पावर चाहिए। अब ये सब बात सुने तो भाई ये नरम वाले हैं, कहते देखिए जिनको बम पटकना है वो अलग अध्यक्ष उनकी अलग बैठक कर लीजिए, और जो शांति प्रिय लोग हैं वो हमारे साथ रही। अब इसी में कई लोग कहेंगे तो छोड़ो इसको, शांति वाला है, कई लोग बैठक से चल दिए। और सूरत बैठक में जो कांग्रेस एप्लीकेशन के लिए बना था वो 2 भागों में बट गया, एक नरम और एक गरम, और यही गरम के 3 नेता रहे, लाल, बाल और पाल। ये लाल, बाल, पाल 3 नेता गरम वाले हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इनके नेतृत्व में सैकड़ों उधर चल दिए। और बाकी जो देख रहे हो गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, सब नरम में है, और यही दोनों में कंपटीशन चल रहा है। ये कह रहा है कि तुम लोग एप्लीकेशन लिखते हो, उस समझो कि ऐसी दया याचना है, ऐसे अंग्रेज सुनेगा झोला में 20 को बम, 5 को राइफल, पिस्तौल, गोली सब ले चलो। अब जो काम कराना है जिससे 20 आदमी से घुसो, पिस्तौल रखो, बम रखो, कहोगे जी दस्तखत कर दीजिए, नहीं तो ट्राई करेंगे। देखो कैसे सुनता, सुनेगा नहीं। वो जो बदमाशी करता है अंग्रेज को बदमाशी कर रहा है, तो तुम अब लिख रहे हो सेवा में श्रीमान, ऐसा नहीं कीजिए तो सुनेगा। जो बदमाशी कर रहा है मारो बम उसको, हत्या करो, ये मरेगा 20 कांग्रेस हो जाएगा, मार देता है लोग, एकदम सही रहो तो सही हो जाए। ये कह रहा है कि हमको कहीं सभा सम्मेलन करना है तो घर घर जाके चंदा मांगे, दीजिए 10 रुपए दीजिए, 5 रुपए दीजिए, हम लोग सभा करें। ये कह रहा है कि तुम लोग भिखमंगी करता है, अंग्रेज के खिलाफ सभा करना है तो इसके लिए भारतीयों से पैसा मांगेंगे, पता लगा अंग्रेज का पैसा कहां जा रहा है, खजाना बैंक का है, वहीं चलो 20 आदमी लूट लो उसको, वही पैसा से जश्न मनाए, सभा होगा लेकिन अंग्रेज के पैसा से होगा, अंग्रेज के खिलाफ भारतीयों से पैसा क्यों मांगे? दोनों का प्लान एकदम चेंज था। अब इस प्लान में सक्सेस कौन करे, नरम वाला कि गरम वाला? तो सबसे दुखद बात यह रहा कि अंग्रेज किसी का नहीं सुना, यही दुख की बात है, अंग्रेज किसी का नहीं सुना। नरम से अगर लिखे सेवा में श्रीमान चिट्ठी एप्लीकेशन फेंक दे, कुछ नहीं सुनवाई, दूसरा साल फेंक दे, 5000 आदमी का साइन फेंक दे, मन है तो करेगा नहीं करेगा, कोई उपाय नहीं। गरम बना अगर बम पटका तो एक आदमी अंग्रेज का मरेगा तो कम से कम 20-25 आदमी भारतीयों को फांसी दे। जिस गांव के पास घटना हुआ गांव के सब जवान लोग, पुरुष लोग फरार, भागो, नहीं तो दिल्ली अंग्रेज आएगा, पकड़ के ले जाएगा और बहुत मारेगा कि कौन कौन था, ये वो भी डराया, एकदम जड़ तक जाके पूरे जड़ खंगाल दे। और सोचो जिस गांव के पास घटना, यहाँ आजकल भी तुम देखना किसी गांव के पास अगर कोई पुलिस वाला कोई हत्या कर दे तो वो गांव के जितने जेंट्स हैं वो बम्बई दिल्ली और दूसरे के हाथ चले जाए, नहीं तो दिल्ली पुलिस आएगी और दिल्ली 10 लोग धर के ले जाए, वहां खाली महिलाएं रहेंगे कि कोई नहीं है अगर, ताकि महिलाओं पर तो कोई घटना नहीं है, उनको पकड़ के नहीं ले जाए। तो आज ये बात है, उस समय अंग्रेज था, तो उस समय अब गरम बने तो मतलब एकदम समझा दे, और नरम गरम दोनों फेल है। कैसे क्या करें कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा, राजनीतिक शून्य की स्थिति है, और उसी बीच एक हीरो की एंट्री होती है जो नरम है कि गरम, तो नरम गरम के बीच में ये राजनीतिक शून्य की स्थिति को भर रहे हैं। गांधी ना नरम है ना गरम है, गांधी नरम गरम के बीच में। गांधी के अंग्रेज अंतिम तक नहीं समझ पाया कि हमारे तरफ से कि उधर से,
कि एक नए सिस्टम के थे, ऐसे टूल्स हथियार लेके आए कि इनकी योजना देख के सब दंग। अब उस व्यक्ति का अब यहां से प्रवेश होगा, यहां से आपके सिस्टम शुरू होंगे, गांधी युग जो जीरो से चलेगा। तो पहले इस बात को जल्दी से लिखे और तब गांधी युग की शुरुआत होगी। अब यहां से गांधी युग से धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा। लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश देके। अभी तो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक लाइन में कर रहा है, फिर बाद में 2 पन्ना में चलेगा, बहुत डिटेल गहराई में पढ़ाएंगे आप। नीचे डैश देके लिख दीजिए 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हेडिंग सब पढ़ लेगा ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हेडिंग देंगे, फिर 2 पन्ना में पढ़ेंगे। अभी केवल जान लेना है कि संस्था बना, बस हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बस अभी क्या संघ था, कौन पहले संस्था थी, क्यों बना, सब कहानी में डिटेल चलेगा। कांग्रेस बहुत गहराई से एक दिन पूरा 2 दिन क्लास करेंगे इसका। तो अभी केवल एक लाइन का हमको काम है, लिख दिए नीचे हेडिंग 2 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन नीचे लिख दीजिए डैश देके। ब्रिटिश प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत, ब्रिटिश प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। यहां की जनसंख्या 8 करोड़ थी। यहां की जनसंख्या 8 करोड़ थी। 8 करोड़ थी। शासन व्यवस्था के सुधार, शासन व्यवस्था के सुधार की घोषणा कर, सुधार की घोषणा कर बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल डैश देखिए। इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी। इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी। इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी और यह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। और यह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। इसमें 1.8 करोड़ मुस्लिम, इसमें 1.8 करोड़ मुस्लिम और 1.2 करोड़ हिंदू थे। हिंदू थे। इसमें असम, बांग्लादेश, इसमें असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल थे। और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल थे। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी ढाका रखा गया। इसकी राजधानी ढाका रखा गया। नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए। पश्चिम हिस्सा, पश्चिम हिस्सा हिंदू बहुल्य था। हिंदू बहुल्य था। इसकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी। इसकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी। इसकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी, जिसमें 4.5 4.5 करोड़ हिंदू, 4.5 करोड़ हिंदू और 80 लाख मुस्लिम थे। अरे लगभग लिखा था तो कोई 5 करोड़ नहीं था, 5 करोड़ 20 लाख था, इसलिए लगभग कर दिए। तुमको गलती करने ज्यादा लगता है। और लगभग 80 लाख मुस्लिम थे। 80 लाख मुस्लिम थे। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल थे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल थे। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए। बताओ इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि अंग्रेज ने इस विभाजन को प्रशासनिक दृष्टि भले ही घोषणा किया, लेकिन उसने इसे सांप्रदायिक दृष्टि से बांटा, हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाका। इसी कारण से इसका विरोध हो रहा। देखिए अंग्रेजों का तर्क था कि प्रशासन की दृष्टि से बांट रहा है, तो भारतीय कहा कि वेरी गुड, आपका कहना एकदम सही है, मान भी रहे हैं, बंगाल बड़ा है, तो अगर प्रशासनिक बांटना है तो क्या पूरे पश्चिम बंगाल आप नहीं ले सकते हो? ये आधे आधे करने से क्या बदमाशी? क्या ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे ताकि मुस्लिम इधर आ जाए? तो तुम जान के इंटेंशनली ऐसा किया है कि फूट डालो और शासन करो, हिंदू मुस्लिम को बांटो, इसके लिए तुमने बांटा। और इसीलिए सांप्रदायिकता के बीच की अगर बात होगी तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोया गया हिंदू मुस्लिम की बात, और इस घोषणा को बंगाल विभाजन को कौन किया? लॉर्ड कर्जन। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए। डैश देके लिख दीजिए। लिखिए धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन की घोषणा, धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन की घोषणा का विरोध प्रारंभ हुआ, का विरोध प्रारंभ हुआ। नीचे अस्तार जाकर डैश देके लिखो 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन भी अंडरलाइन कर देना,
19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिखो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को अंडरलाइन कर देना, ऑब्जेक्टिव में आएगा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण स्वदेशी आंदोलन अंडरलाइन कर देगा, प्रारंभ हुआ। क्या स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन लागू होने के बाद शुरू हुआ था कि पहले ही? पहले ही, घोषणा के बाद ही शुरू हो गया, तो ध्यान रखना घोषणा के साथ शुरू हुआ। लागू कब हुआ है? 16 अक्टूबर। पूछेगा कि बताओ बंगाल विभाजन लागू हुआ तो 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर, तो नीचे डबल स्टार लगा के रास्ते के लिखो 16 अक्टूबर 1905। जनरली डेट पर हम कम फोकस करते हैं, लेकिन जहां जरूरी है वो डेट ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर यहां अंडरलाइन कर देना, 16 अक्टूबर इंपॉर्टेंट। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया, इसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया, राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। नीचे डैश देखिए, स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, वंदे मातरम जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, वंदे मातरम जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, वह विरोध का गान बना, वह विरोध का गान बना, विरोध का गान बना, विरोध के लिए वंदे मातरम लोग बोलना शुरू किए। नीचे डैश लिख दो, डैश लिख दे, बंग भंग के विरोध में, बंग भंग, बंग माने बंगाल, भंग माने विभाजन, बंग भंग के विरोध में, बंग भंग के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्वर्टेड कॉमा में अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला की रचना किया, अमर सोनार बांग्ला की रचना किया, जो 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, जो 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। नीचे डैश लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 में बैठक, बोलो कहां आयोजित हुआ? कोलकाता में आयोजित हुआ, कोलकाता में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष, बोलो तिलक माने की रास बिहारी, तो विवाद चल रहा था लेकिन दादा भाई शांत कर दिए, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए। इस बैठक में पहली बार, इस बैठक में पहली बार स्वराज की मांग की गई, स्वराज को अंडरलाइन कर देना, इस बैठक में पहली बार स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग की गई। चलिए नीचे अस्ताला के रास्ते के लिख दीजिए, कांग्रेस के 1907 की बैठक, कांग्रेस के 1907 की बैठक गर्मपंथी, गर्मपंथी बोलो कहां चाह रहे थे? नागपुर चाह रहे थे, गर्मपंथी नागपुर चाह रहे थे, और अध्यक्षता, अध्यक्षता बोलो किससे? लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक से करवाना चाहते थे, अध्यक्षता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक से चाह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक से चाह रहे थे। परंतु जब नरमपंथियों ने, जब नरमपंथियों ने इस बैठक को सूरत में आयोजित किया, इस बैठक को सूरत में आयोजित किया और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित किया, और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित किया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित किया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित किया, तो नरमपंथी और गर्मपंथी में विवाद हो गए, तो नरमपंथी और गर्मपंथी में विवाद हो गए। नीचे स्टार लाके रास्ते के लिख दो, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया, नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया। इसे सूरत फूट कहा गया, इसे सूरत फूट कहा गया, सूरत फूट कहा गया। गर्म दल के प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल थे, गर्म दल के प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल थे।
गरम दल के प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल थे। बोलो लाल, लाला लाजपत राय, बाल, बाल तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो एक लाइन आप सभी लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक लाइन छोटा सा हम लोग को समझना है। 1907 के बाद 1909 में, बढ़िया से बात समझना, अंग्रेज ये डिसाइड किए कि हर 10 साल पर हम भारत के लिए कानून लाएंगे। वो 10 साल के लिए रहे, और यह कानून जो हमारा वायसराय हुआ और लंदन से जो हमारा सचिव हुआ, ये दोनों मिलकर दस्तखत करें। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि भारत सचिव, लंदन का जो वहां का लोकसभा का एक मंत्री भारत सचिव बनते थे, और वह भारत सचिव का नाम था मार्ले। और इस समय भारत में वायसराय थे मिंटो। तो एक सुधार अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखो अधिनियम क्या है, प्रावधान अलग से सिस्टम का पार्ट। आप पॉलिटी में 1909 डिटेल पढ़ होंगे, संवैधानिक विकास के क्रम। तो अब आपका ध्यान रखना है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। यानी 9 के बाद 10 साल कब आएगा? 19। फिर 19 में आपको याद कराएंगे कि अधिनियम आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर 19 के बाद कब आना है? 1929। तो ये क्रिया हम लोग को समझना है। तो अभी नीचे केवल डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिख दो। लिखे 1909 में, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसमें वायसराय कौन है? मिंटो। बाद वाला वायसराय है, नाम खाली सुने रहना, फिर वायसराय पढ़ाएंगे तो मिंटो सुना रहेगा, 9 सुना रहेगा तो ऐड हो जाएगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। चलिए अब हम लोगों के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम अब यहां से एंट्री हो जाएंगे, और यहां से आएंगे नया फेज, जिसका नाम क्या होगा? गांधी युग। तो हेडिंग दे दीजिए, गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग से कितनों कम तो 5 क्वेश्चन रहेगा। खाली गांधी प्रेस ठीक करेगा तो 5 क्वेश्चन की गारंटी देता है गांधी योग। इसीलिए 5 क्वेश्चन खाली अब यहां से 3 से 4 दिन की क्लास में। तो इसलिए गांधी योग को ठीक से समझना है, और तब फिर एक एक पेज जुटते जाएगा। हल्का परिचय आज कर लेंगे, फिर डिटेल आपका बढ़ते चला जाएगा। देखिए अब हम चाह रहे हैं कि पूरा बढ़िया से हमारे साथ बात को समझो, ध्यान दो। सबसे पहले एकदम बेसिक बात चले, गांधी की बात। तो गांधी के बारे में अब एकदम बेसिक चले, इनका जन्म। तो आपको मालूम है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है 2 अक्टूबर 1869। इनसे 400 साल पहले गुरु नानक का जन्म था। आपको बताया था 1469 गुरु नानक, याद है सबको, और 1869 गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का एक प्रांत क्षेत्र है काठियावाड़। काठियावाड़, एक काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ है। और वही काठियावाड़ क्षेत्र जो है, अगर जिला की बात करें तो पोरबंदर जिला में, तो पोरबंदर जिला का नाम है। वो जहां पर्टिकुलर जगह उनका जन्म हुआ है, वो जगह कौन है? काठियावाड़। तो काठियावाड़ क्षेत्र में, और उस जिला का नाम हमारा कौन है? पोरबंदर। अब देखिए गांधी जी का जो जन्म हुआ, एक गरीब घर में है कि अमीर घर? तो बहुत अमीर घर में। गांधी जी के जो पिता है, इनका नाम क्या है? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी पोरबंदर के जो राजा थे, उनके दीवान थे। दीवान का मतलब है पैसा कौड़ी के हिसाब रखने वाला। थोड़ा सा भी दाएं से बाएं किया तो पैसा की कौन कमी। तो इसीलिए सोचो पोरबंदर के राजा के दीवान है, दीवान माने पैसा रखने वाले। तो समझ सकते हो कि करमचंद गांधी का कितना अच्छा स्टैंडर्ड फैमिली हो। और उस समय जनरली बड़े घराने के लोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन, और इसीलिए करमचंद गांधी ने 4 विवाह किए। और इनकी चौथी पत्नी जो देख रहे हो, इनका नाम है पुतली बाई। और इस पुतली बाई के भी 4 संतान हुए, जिसमें चौथा नंबर पे गांधी। बात समझिए, सौभाग्य कही तो 4 पत्नी और चौथा विवाह इसमें, और 4 संतान, चौथा नंबर पे गांधी का जन्म। कई बार होता है जनसंख्या नीति के विरोध में लिखना है, तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो भाई कि आज के युग में गांधी, अंबेडकर और विवेकानंद जैसे लोगों का आना बंद हो। इसका कारण हमारी नीतियां जिम्मेदार है, हम दो हमारे दो। क्यों? क्योंकि गांधी चौथे संतान थे। अगर ये नीति उस समय रहता हम दो हमारे दो, तो गांधी जन्म ही नहीं लेते। अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे, विवेकानंद अपने माता पिता के 7वें संतान थे। तो अब कई व्यक्ति जो महान महान है, उनका नंबरिंग तुम समझ लो। तो अब हम दो हमारे 2 से 2 4 के बाद इन लोग का जन्म महान लोग का होता है, तो स्टॉप हो गया। हम दो हमारे एक एक रहे, लड़का चाहे लड़की, तो गांधी बेचारा ना अंबेडकर बन रहा। 12 13 14 तक जाते जाते तो अंबेडकर तैयार हो। तो इसीलिए जनसंख्या नीति का ध्यान दीजिए, जनसंख्या नीति के अपोजिट का ये लॉजिक तुम्हारा हो गया। तो खैर सुनिए आप, तो गांधी जी के माता कौन है? पुतली बाई। एक करमचंद गांधी के कहने पत्नी है चौथी, और पुतली बाई के 4 संतान में चौथे नंबर पर कौन है? गांधी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, करमचंद गांधी के 4 पत्नी होने के बाद भी गांधी पर मानते थे, ध्यान देते थे। और गांधी का उस समय जनरली विवाह का उम्र भी जो था कमी था, और इसीलिए गांधी का विवाह आपको जान के आश्चर्य होगा 13 वर्ष की अवस्था में हो। गांधी जैसे ही 13 साल के हुए तो कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। और कस्तूरबा गांधी इनसे 6 महीना बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी का भी जन्म यही है, और 1869, लेकिन कस्तूरबा गांधी अप्रैल में जन्म ली थी और गांधी अक्टूबर में। तो पत्नी 6 महीना बड़ी थी। तो कस्तूरबा गांधी 6 महीना बड़ी है किनसे? गांधी से। और ये संजोग महज कही कि गांधी, कस्तूरबा गांधी से विवाह के बाद गांधी के भी 4 बेटे हुए। एक संजोग ही कही, 4 का एक संजोग चल रहा। तो गांधी के भी बेटे कितने हैं? 4। गांधी के सबसे बड़ा बेटा जो है, तो सबसे बड़ा हरि जी है, इसलिए हरिलाल। बात समझोगे? सबसे बड़ा तुमसे कभी भी पूछेगा सबसे बड़ा, तो कहना हरि। कोई कहेगा सबसे बड़ा हरि, तो अगला डांटेगा हरि बड़ा, मनी बड़ा, मनीलाल। दूसरे नंबर एक आदमी कह रहा है हरि बड़ा, और दूसरा कह रहा है मनी बड़ा। तो अगला कह रहा है कि हरि का नाम लोगे राम भेंट होंगे, राम का दास बनो। और ये कह रहा है मनी का अगर चक्कर में रहोगे तो देवदास बनोगे। और गांधी जी के 4 बेटा क्लियर है,
हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जब 13 साल में ही विवाह किए तो मात्र 19 वर्ष की अवस्था गांधी की रही। 1888 डेट ऑफ बर्थ में 19 जोड़ोगे तो 88 आएगा। 1888 में ही पिता बन गए। तो 19 साल में गांधी पिता बन गए थे और यही 19 साल में पिता बनने के बाद गांधी लंदन गए। दोनों बात ध्यान रखेगा, 88 में पिता भी बने और बाप बनने के बाद लंदन भी गए, दोनों स्टेप इनका। तो जैसे ही कहेंगे गांधी कितने वर्ष में लंदन गए, 19 वर्ष। पिता कितने साल में बने, 19 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास ये इनके संतान हो गए। अब यहां से बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चले पढ़ाई पर। गांधी चुके एक अच्छे घराने से थे, इसलिए इनके पिता ने ध्यान भी दिया कि इनकी पढ़ाई अच्छी जगह, और इसीलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। अल्फ्रेड हाई स्कूल कहां है, ये राजकोट में है। वहीं के इनके पिता दीवान भी है और इसीलिए राजकोट में ही प्राइमरी एजुकेशन अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। अब देखो, गुजरात में ही अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़े, तुम्हें जान के बड़ा आश्चर्य हो। आजादी के बाद सरकार क्या की कि अल्फ्रेड अंग्रेज का नाम, यहाँ गांधी पढ़े थे इसीलिए इसका नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल कर। अब महात्मा गांधी हाई स्कूल के नाम से वो स्कूल चल रहा था। 5 साल पहले की घटना है कि वहां 10वां क्लास में 60 बच्चे थे। 60 बच्चे ने 10वां बोर्ड का परीक्षा दिया, 60 फेल हो गए, एक को पास नहीं किए। और जब एक भी नहीं पास किया तो अखबारों में बड़ा सा न्यूज आया कि जिस विद्यालय में गांधी पढ़े वहां के 10वां में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। अब गुजरात की सरकार को बड़ा चिंता हुई कि भाई ऐसा है कि एक भी बच्चा नहीं पास किया, तो तुरंत गुजरात सरकार वहां एक नया उपाय की, कहीं अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, ये गांधी पढ़े हैं, यहाँ गांधी का स्मारक बनाया जाएगा और संग्रहालय बना दिया गया, पढ़ाई नहीं होता। बात समझ, नहीं पढ़ने से देख रहा चक्कर कितना खराब हो गया। पढ़ता तो कुछ लक्षण ठीक रहा था, नहीं पढ़ने से स्कूल बंद हो गया। तो अब हम लोग का ध्यान रखना है, गांधी की प्राथमिक शिक्षा कहां हुई, राजकोट। राजकोट में स्कूल बोलो अल्फ्रेड हाई स्कूल। जब हाई स्कूल पास हो तब ये अगले जो है उच्च शिक्षा के लिए, स्नातक डिग्री के लिए ये सामल दास कॉलेज के, और सामल दास कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सामल दास कॉलेज का भावनगर में, गुजरात के ही भावनगर में सामल दास कॉलेज है, और सामल दास कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करते करते 18 वर्ष के हो गए। और जैसे ही 19वां वर्ष एंट्री मारा, मतलब 1888, इनके पिता कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को सबसे बड़ा पोस्ट की तैयारी कराएंगे। उस समय बीपीएससी की तैयारी नहीं होती थी, सबसे बड़ा नौकरी बैरिस्टर था, वकील। उस जमाने में जितने भी तुम देखोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़े लिखे लोग हैं, वकील बनते। आज में क्रेज खराब हो गया। उस समय सोचो, आजादी के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकालत। जो व्यक्ति है, चाहे चितरंजन दास, तो वकील। जितना का नाम सुनोगे सब मैक्सिमम वकील। क्यों? वकील का नौकरी मैंने होता था बड़ा सम्मानजनक नौकरी। आज भी इंडिया के जो कानून है उसको पैराडाइज ऑफ लायर कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग। क्यों? 2 आदमी अगर लड़के माथा उठा भी फोड़ लिया तो 2 वकील का नौकरी होगी। वो जिसका फूटा है उसका अलग वकील होगा, और जो फोड़ा है उसका अलग वकील होगा। और ये वकील चाहते रहेगा कि हर बार डेट पढ़ते रहे। दोनों आए कहेंगे दूध सो दीजिए, अगला डेट, फिर अगला डेट। जब दोनों कहेगा इतना खींच लिया कि हम लोग अपने में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हो गया कंप्रोमाइज, हाँ तब ठीक है, नहीं होना चाहिए, आओ कुछ डेट चल। वकील साहब इंसान के इतना डेटे देते हैं और हर बार खींचते हैं कि और खींचो तो दोनों अपने में मिल जाएगा, तो मामला सही हो जाएगा। इसे जब तक खींचाएगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो ये देखिए, गांधी जी को पढ़ने के लिए इनके पिता लंदन भेज रहे। प्राइमरी एजुकेशन तो हो गया भावनगर से और सामल दास कॉलेज। अब ध्यान दीजिए, अल्फ्रेड हाई स्कूल और सामल दास से होने के बाद अब पढ़ने कहां जा रहे हैं, लंदन। लंदन में कहां पढ़े, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ही मेन है, वहीं इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की, जो 3 साल के लिए था। पिता इनके बुलाए गांधी जी को। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, वो अपनी हर बात लिखे, तो कहे कि जिस समय लंदन भेजने की तैयारी चल रही थी, हमारे पिता हमको बुलाए और हमसे 3 वचन ली, बेटा लंदन तो तुमको भेज रहे हैं, लेकिन 3 वचन दो। क्या भाई? तो एक, लंदन ठंडा क्षेत्र है, तो वहां लोग मांस मछली मदिरा शराब वगैरह ये सब ज्यादा पीते हैं, तो तुम पहला वचन दो कि मांस मछली नहीं खाएं। इनके परिवार में नहीं खाते, तो गांधी ने कहा कि ठीक है, मांस मछली वहां जाकर भी नहीं खाएं। दूसरा, वहां शराब का सेवन नहीं करोगे, क्योंकि वहां सब शराब बहुत सेवन करता है। गांधी कहा कि ठीक है, शराब भी सेवन नहीं करें। और तीसरा कहे कि पिता ने समझाया कि शादी ब्याह कर दिए, बेटा हो गया है, लंदन वाले के मत ले आना। बात समझो, ये समझा रहे हैं कि वहां का कल्चर अलग है, उन लोग के ले आओगे तो यहाँ नरक बना देगा जिंदगी, इसीलिए लंदन वाले के नहीं लाना है। गांधी जी कहे कि जब भी हम पढ़े तो 3 बात मेरे दिमाग में घूमता था और हम हमेशा इन तीनों का पालन किए। जीवन में कभी शराब सेवन नहीं किए, न कभी मांस मछली खाए, और बाकी लंदन में रहते हुए भी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के प्रति वफादार। देखिए, गांधी की कह रहे हैं अपनी पुस्तक में कि ये चीज लंदन का मतलब समझा क्या कल्चर होगा। उस कल्चर में रहते हुए भी व्यक्ति अगर इस तरह के सिस्टम को छोड़ रहा तो एक बहुत बड़ी बात। और यहाँ पे अब देखिए, लंदन में 3 साल के एजुकेशन के लिए गए। 88 में जब गए, 89, 90, 91, 1891 में गांधी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेके भारत आए। जगह जगह चर्चा चलने लगी कि एक उनका बेटा लंदन से डिग्री ले आए। लंदन की डिग्री का एक वैल्यू था, और उस डिग्री आने का मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी गुजरात के एक व्यापारी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, कौन? मोहम्मद अब्दुल्ला। अभी अब्दुल्ला थे गुजरात के, लेकिन रह कहां रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में उनका बड़ा बिजनेस। अब इन पर कोई केस वगैरह भी था, तो ये चाह रहे थे कि बढ़िया वकील रखें। और जब आए यहाँ तो मालूम चला कि गुजरात का ही गांधी लंदन से डिग्री लेके आया है। तो अब्दुल्ला गांधी से मिले और 1893 में गांधी को कह रहा है कि ये लो, डरबन आने का टिकट, फर्स्ट क्लास बोगी में बढ़िया से आना है, और हमारे लिए जितना केस तुम्हें लड़ना, जो पैसा चाहिए तुमको देंगे, साउथ अफ्रीका में नौकरी लगे। पिता भी कहे कि वाह, ये प्लेसमेंट है, लंदन में आया और साउथ अफ्रीका में प्लेसमेंट, नौकरी लग रही। अब देखो, ऐसे वकील गांधी दक्षिण अफ्रीका में पूरे मस्ती में जा रहे हैं कि नौकरी लग गया, एकदम बहुत बढ़िया से वहां लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद ही गांधी को लग गया कि हम जहां आए हैं वहां बहुत टफ जगह। कारण फर्स्ट क्लास बोगी में टिकट होने के बाद भी बीच रास्ते में इनको ठंड के समय में रात में स्टेशन पर बोरिया बिस्तर फेंक दिया गया, इस बोगी में सिर्फ गोरे लोग चलेंगे। गांधी ने कहा कि मेरी टिकट है, टिकट फाड़ दिया गया और कहा कि बोरिया बिस्तर निकाल के उतरेगा कि फेंक दे। गांधी ने कहा कि हम उतरेंगे तो नहीं, मेरा राइट है यहाँ जाने, तो फेंक दिया गया। गांधी कहे कि हम यहीं से एक समझ गए कि जिस पिच पे बैटिंग करने जा रहे हैं बड़ा कठोर पिच है, क्योंकि हमारा बोरिया बिस्तर जब फेंक दिया, हम भी टाइट है कि हम नहीं उतरेंगे, तो हमको भी टाइट के फेंक दिया, तो हम समझ गए कि बड़ा मामला गंभीर। और यहीं से गांधी के साउथ अफ्रीका का सफर शुरू हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका तो अगले दिन घुमाएंगे, पहले इनका पढ़ाई लिखाई करवा लें, लिख दीजिए जल्दी से। अब धीरे धीरे गांधी को साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका से भारत, और तब भारत आएंगे तो उनका विचार का सॉफ्टवेयर, वहां से फिर गांधी पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लिख दीजिए जल्दी। गांधी युग क्या बोल रहे हैं? एसी ना उस समय मतलब पूरे जो ठंड का समय है, फर्स्ट क्लास बोगी। एसी बोगी का मतलब मेरा कहने का सेंस है फर्स्ट क्लास, गद्दा उद्दा जो सीटिंग है वो कहने का सेंस हुआ। एसी बोगी का मतलब फर्स्ट क्लास बोगी समझो, सेकंड क्लास बोगी माने गद्दा कम, और थर्ड क्लास बोगी का मतलब पटरा ठोका हो।
बस हो रहा ना। तो आजकल जो उसी बोगी को हम लोग एसी स्लीपर और जनरल जो बनाया ना, तो जनरल बोगी का नाम थर्ड क्लास बोगी, और सेकंड क्लास की जो बोगी थी उस बोगी में डनलप गद्दा थे, आराम से जाओ। फर्स्ट क्लास बोगी में एकदम सिटिंग आराम से एक एक व्यक्ति करके गांधी स्टेशन पर बैठ भी गए, चादर टांग के सो भी गए, कहीं दिक्कत नहीं था। जब सोए हुए थे तो कोई अंग्रेज आया बैठा, ये चादर खींचे हुए है तो पता नहीं चल रहा है, ठंड का मौसम है, नींद में इनका चादर हट गया, और चादर जब हट गया तो चेहरा दिखाई दिया, अरे ब्लैक मैन इस बोगी में, तो टांग के फेंकना शुरू किया। तो वो साउथ अफ्रीका की कहानी जब देखोगे तब वहां पे आएगा कि बीच रास्ते में इनको उतार दिया गया। तो चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म 2 अक्टूबर 1869, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र ब्रैकेट में पोरबंदर जिला, पोरबंदर जिला। नीचे लिख दीजिए पिता, पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी ब्रैकेट में राजकोट के दीवान, राजकोट के दीवान, पोरबंदर के राजा का कई क्षेत्र था उसमें राजकोट के दीवान के रूप में करमचंद गांधी थे, करमचंद गांधी ब्रैकेट में राजकोट के दीवान। नीचे डैश देके लिख दो माता, माता डैश देके, माता डैश देके पुतली बाई, पुतली बाई, पुतली बाई ब्रैकेट में कर दो। चौथे संतान गांधी थे, चौथे संतान गांधी थे, चौथे संतान गांधी थे। नीचे लिख दीजिए पत्नी, पत्नी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी ब्रैकेट में 13 वर्ष की अवस्था में विवाह, 13 वर्ष की अवस्था में विवाह, 13 वर्ष की अवस्था में विवाह। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दो, गांधी के 4 बेटे थे, गांधी के 4 बेटे थे, और वे 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने, और वे 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने, 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने। एक बात तुम्हें समझा दे, उस गुजरात का फैशन था नाम के बाद अंतिम में पिता का नाम लगा, जैसे इनका नाम था मोहनदास, पिता कौन है करमचंद गांधी, तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और जल्दी किस लिए बताए, क्योंकि गांधी का पहला बेटा हरिलाल का नाम बताओ, हरिलाल करमचंद गांधी, दादा का नाम लगा रहे, और इनका नाम क्या है मोहनदास, हरिलाल मोहनदास गांधी। चॉइस में ऐसे रहेगा, इन्हें कहना क्या खाली हरिलाल दिए, बात समझो, चॉइस समझो। उस समय पिता का नाम लास्ट में लगता है, इनके पिता है करमचंद गांधी, इनका नाम है मोहनदास, इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो हरिलाल का पूरा नाम हरिलाल मोहनदास गांधी। बोलो बात समझ में आ गया ना, तो आप सब छोड़ देना, खाली बता दिए, दिमाग में सेट रखेगा। लिखो पहला नंबर देखिए हरिलाल, चॉइस में दे सकता है हरिलाल करमचंद गांधी, तो बताओ सही आंसर है, नहीं हरिलाल मोहनदास गांधी, तो सही हो जाएगा। अभी देखिए हरिलाल करमचंद गांधी दे देगा तो तुम कहेगा कि लगता ही होगा कि होगा मोहनदास करमचंद गांधी से पहले दादा के नाम जोड़ देता है, पिता का नाम जोड़ने का पैसा ध्यान रखना। तो हरिलाल ब्रैकेट में कर दो, सबसे बड़ा बेटा, जिसको पूरा नाम लिखना हो पूरा नाम भी लिख सकता था, हरिलाल मोहनदास गांधी। हम खाली हरिलाल दे रहे हैं ताकि याद करने में सुविधा हो, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। लिखो जल्दी चारो, तुम पहला लिख बैठ जाता है कि बोलिए आगे, 4 को बेटा है और पहला लिख बैठा लग गया, दूसरा बोलिए हरिलाल, दूसरा नंबर मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास, देवदास। चलिए नीचे लिख दीजिए महात्मा गांधी की शिक्षा, महात्मा गांधी की शिक्षा। नीचे स्टार लगा के रास्ते लिख दो, महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा, महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा राजकोट के, राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा लिख देना, अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया, अल्फ्रेड हाई स्कूल इन्वर्टेड कॉमा, अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया। नीचे डैश देखिए महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा, महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा भावनगर स्थित, भावनगर स्थित इन्वर्टेड कॉमा सामल दास कॉलेज से प्राप्त किया, भावनगर स्थित सामल दास कॉलेज से प्राप्त किया, सामल दास कॉलेज से प्राप्त किया। एक बच्चे पूछ रहा है कि सर बेटा की कोई खूबी नहीं था, बेटा की भी बहुत खूबी था, लेकिन दिक्कत क्या था, बेटा को गांधी से आगे जाना था और गांधी को किसी से आगे नहीं जाना था, क्योंकि उतना नाम कोई नहीं कमाया था इसलिए गांधी बन गए। अब बेटा बापू उतना नाम कमा लिया, उससे आगे बढ़ना वाला हो जाएगा। गांधी इतनी लंबी लिखी थी कि बेटा से नहीं खिंचाया, लेकिन बेटा का नाम इसलिए लिखा कि कई बार आएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भारत से भाग लेने लंदन गए, तो अपना कौन बेटा के साथ लगे, तो कभी कभी बीच में बेटा के भी इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहां पे क्वेश्चन आपको आएगा जब आगे पढ़ोगे तब। चलिए भावनगर सामलदास कॉलेज लिखा गया सबसे नीचे, डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, डैश देखिए 19 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में 1888 में, 1888 में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर में वकालत, तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए, जहां 3 वर्षों तक अध्ययन किए, 3 वर्षों तक अध्ययन किए। नीचे डैश करके लिख दीजिए 1891 में,
बैरिस्टर की डिग्री लेकर गांधी भारत आए। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर गांधी भारत आए। बैरिस्टर की डिग्री लेकर गांधी भारत आए। और नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए 1893 में 1893 में 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। चलिए छोटा सा हेडिंग, छोटा सा एक टर्म और देखेंगे, तब दक्षिण अफ्रीका एक साथ पढ़ेंगे। हेडिंग दो महात्मा गांधी के विभिन्न नाम। इनके नाम को भी एक बार बढ़िया से सब देख लो और तब गांधी के दक्षिण अफ्रीका एक साथ हम लोग एक क्लास में उसको सीखेंगे। फिर गांधी के भारत आगमन, फिर धीरे धीरे चंपारण सत्याग्रह से बढ़ते चला जाएगा। महात्मा गांधी के विभिन्न नाम, चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग का पूरा बढ़िया से ध्यान आ जाए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मेन्यो। मेन्यो। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? मेन्यो। आपसे पूछे गांधी के बचपन का नाम क्या है? तो मेन्यो। तो मेन्यो इनके बचपन का नाम है। अब देखो गांधी को कई तरह के नाम दिए गए, एक गांधी के नाम है महात्मा। महात्मा गांधी को किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। एक बार और दो महात्मा में एक महात्मा के रूप में गांधी को चित्रित किया गया। क्वेश्चन दोहराई में दे कि दो महात्माओं की चर्चा में एक महात्मा गांधी थे, ये चर्चा किसने किया? तो दो महात्मा में एक महात्मा गांधी और दूसरा महात्मा कौन? इरविन। इरविन। और एक चर्चा सरोजिनी नायडू ने की। जब गांधी इरविन समझौता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तब बात समझोगे। जब आगे पढ़ोगे तो जिस समय गांधी और इरविन का समझौता हो तो सरोजिनी नायडू कहेंगे कि आज दो महात्माओं का मिलन हो रहा। तो दो महात्माओं में एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा इरविन है। तो कई बार महात्मा नहीं देखे, दो महात्मा में वो चिल्ले। अब वहां पे चॉइस से रविंद्रनाथ टैगोर देते, तो जो रटवा लिखा होगा दो महात्मा में वो गांधी, मारो टैगोर होगा, वो गांधी तो है। तो ध्यान रखना कि दो महात्मा का शब्द देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, केवल महात्मा देगा तो कौन होगा? तो वो आपका एक महात्मा की बात बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें गांधी के अगला नाम पे अगर हम चर्चा करें तो गांधी को एक नया नाम दिया गया, मलंग बाबा। मलंग बाबा कौन नाम दिए? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलो मलंग बाबा क्या है? मलंग बाबा किसको कहते? हाँ, धुन के पक्के। बात समझोगे, मलंग का मतलब तुम्हारे दोस्त भी कोई धुन के पक्का नहीं करना है तो करना है, तो कहना कि एकदम तुम यार मलंग बाबा। मलंग बाबा का मतलब हो गया कि एकदम धुन के पक्के, गांधी जिसमें लगते वो करके ही छोड़ते। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको कहा कि मलंग बाबा। किसने कहा था इनको? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, बाउंड्री पर एक लौता सेना, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन की जब बात चल रही थी, हिंदू मुस्लिम में दंगा हुए थे, कोई मुस्लिम नेता का हिम्मत नहीं था, कोई हिंदू नेता का हिम्मत नहीं था कि जाके समझाए कि दंगा नहीं करो। अकेले गांधी गांव गांव घूम रहे हैं, सबके रघुपति राजा करवा रहे हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहा कि इंडिया में वन मैन बाउंड्री फोर्स है, वो है गांधी। अकेले जहां जा रहा है इसको मुस्लिम मारता है, हिंदू मुस्लिम बहुल में पहुंचा हुआ है, रघुपति शुरू है, और हिंदू बहुल में जा रहा है तो शुरू है, बाकी कोई नेता नहीं जा पाएगा। तो ये अगला किसने कहा? अर्ध नग्न फकीर। हाँ, अर्ध नग्न फकीर, नेकेड फकीर की चर्चा कौन की? फ्रैंक मॉरिस और चर्चिल, दोनों ने इनको नेकेड फकीर कहा। जब गांधी की चर्चा चल रही थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, गांधी के नहीं आने से लोग इंतजार कर रहा था कि गांधी का है कैसा भाई। सब सुना था कि लंदन पढ़ा है, और लंदन में गांधी पढ़ा है तो भाई लंदन का कोट एकदम। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी आए तो चर्चिल, फ्रैंक मॉरिस सब अधिकारी देख रहा गांधी का, तो एक आदमी पहचान कराया कि वो गांधी है। कहा कि नेकेड फकीर, धोती लगाया और ऊपर ऊपर वो गांधी ऐसे है। तो ये और नेकेड फकीर जो बात चल रहा है, ये फ्रैंक मॉरिस और कौन बोले? चर्चिल। गांधी के और एक दो नाम की चर्चा करें तो इनको कौन राष्ट्रपिता कहे? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जब वो अंडमान निकोबार आ गए थे तब। किसने? बापू का। जवाहरलाल नेहरू जब इनकी मृत्यु हुई तो कहे कि बापू को खो दिए। तो ये जो देख रहे हो ये इनके विभिन्न नाम है, आपको कोई भी नाम इसमें हो सकता है। तो जल्दी से नाम फटाफट कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए पूरा नाम। तुम कॉपी भी बंद करके अनुमान लगा रहा है, अब छुट्टी सब अनुमान फेल हो जाएगा। तुम लोग पूर्वानुमान कर रहा कि अब लगता है कि होगा क्या अगले दिन, और हो ही नहीं रहा। ये लोग गांधी लिखे तब हम देख रहे हैं, जहां लिखे गांधी योग वो कई लोग कहा अगला दिन हो ला गांधी फिर पार लग रहा है, पढ़ाई हो गया, फिर लिखा रहा। अब यहाँ से लोड कम है ना, यहाँ से डोज दिया जा सकता है। इसके पहले अब मराठा में आंग्ल मराठा युद्ध, तीन को युद्ध ऐसा है कि दिमाग में पस्त हो जाता है, उसमें चाह के भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इधर चाह लेंगे तो आगे बढ़ते जाएगा, याद होते जाएगा, इधर भार नहीं, इसलिए इधर लंबे क्लासेस संभव है, इसलिए आपका कोर्स इधर से आसान हो जाता है। चलिए पूरा नाम लिख दीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अरे तू रावण वाला सुधार का ले लिया। नीचे लिखो बचपन का नाम। बचपन का नाम, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि 19 साल में 4 संतान के पिता बन गए सर। अरे नालायक, 19 साल में पहला संतान हरिलाल है। हरिलाल उनके पहला संतान 19 साल में आए, 4 संतान के पिता नहीं बन गए। चलिए लिखिए बचपन का नाम मेन्यो। सब अपना दिमाग लगाते रहता है। बचपन का नाम मेन्यो। नीचे लिखिए महात्मा। मेन्यो उनका बचपन का नाम है, कैसे तुम्हारा नाम चिंटी पिंटी चिंकू, तो उसी तरह मेन्यो है इनका। महात्मा, बोलो गांधी को महात्मा कौन कहे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नीचे अगला, दो महात्मा में एक गांधी थे। जब दो की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें। दो महात्मा में एक गांधी थे और दूसरा इरविन, ये दिमाग में सेट रखना। दो महात्मा में एक गांधी थे और दूसरा इरविन, सरोजिनी नायडू। प्रसंग भी आएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो सब प्रसंग जुड़ते जाएगा। नीचे लिख दो मलंग बाबा। मलंग बाबा का मतलब क्या है? धुन के पक्के। मलंग बाबा। खान अब्दुल गफ्फार खान। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला लिख दीजिए वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, बोलो कौन कहे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला अर्ध नग्न फकीर। अर्ध नग्न फकीर, बोलो कौन है? हाँ, चर्चिल, फ्रैंक मॉरिस।
वहां का अधिकारी था फ्रैंक मॉरिस, चर्चिल कॉमा फ्रैंक मॉरिस। नीचे लिखो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। नीचे बापू, बापू जल्दी बोलो, जवाहरलाल नेहरू। नीचे कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर। अब ध्यान दो, बैरिस्टर माने वकील, और वकील का मतलब एकदम कोट पैंट टाई जूता लगा के। गांधी क्या थे, नया नया ट्रेनिंग में पहली बार नौकरी में गए, तो कोई आया तो उसका झोला टांग ले, ये टांग ले, वो टांग ले, तो ये कहे कि कुली बैरिस्टर, कुली मैंने सामान ढोने वाला। असल इसलिए कुली बैरिस्टर के रूप में मतलब इंडियन के साथ इतना थे कि कोई आया तो नहीं लगता था इनके अंदर में बड़ा वकील जो है लंदन पढ़ के आया, सब सोचते ही नहीं थे, उसका सामान वाले टांग लेते, तो इसलिए इनका नाम कुली बैरिस्टर। दक्षिण अफ्रीका में इनका नाम है, लिख दीजिए दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित। तो अब ये बताइए, विभिन्न नाम भी क्लियर हो गया सबका। नीचे हेडिंग बड़ा सा दीजिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। अब आप लोग का केस लड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। चलिए ध्यान दे, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी की कहानी पूरे एक क्लास लगभग लगेगा, 2 घंटा लगभग सुनना है बढ़िया से। तो साउथ अफ्रीका से अगले दिन उनको इंडिया ले आए, माने गांधी जी साउथ अफ्रीका कब जा रहे हैं, 1893 में, और भारत कब आएंगे, 1900 चलिए बोलिए 15, तो 15 में आएंगे। कितने साल, 15 उधर और 7 इधर, 21 साल वहां का स्टॉपेज है। जवानी दे दिए दक्षिण अफ्रीका। अब सोचो गांधी का जन्म कब है, 1869, गए हैं कितने साल में, घटाओ कितना होगा जी, कै साल में गए, 24 साल, एकदम जवान है, 24 साल में दक्षिण अफ्रीका एकदम जवान में गए, और आए हैं कै साल, तो यहाँ 23 साल तक रह रहे हैं, 22 साल। तो बताओ यहाँ पे 19, 15 में 18, 69 घटाते हो तो बोलो कितना पहुंच रहा है, 6, बोलो जल्दी से 4, 46 साल के बुजुर्ग बन के आ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला उनकी साउथ अफ्रीका है, और वहां से जो ट्रेनिंग लिए उसका एप्लीकेशन भारत में करें। तो भारत में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए साउथ अफ्रीका का सफर सीखना हम लोग को जरूरी है। तो कल के क्लास में साउथ अफ्रीका चलेंगे। आज चूंकि अचानक हमको एक जरूरी काम आ गया, एक बहुत परिचित है, उन्हीं का जो डेथ कर गया, तो हमको जो घाट पर बुलाया गया, तो हुआ कि भाई इस बीच में बैच छुट्टी देना पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखे कि नहीं, बैच अभी ऑक्सीजन पे चल रहा है, छुट्टी देके और दूसरा विषय लगा दे, फिर हम सैटरडे संडे भी नहीं रहते, तो हुआ कि रूटीन चेंज करके 2 घंटा यहाँ से चल देंगे। तो इसलिए आपका इमरजेंसी लैंडिंग आज मार दी। तो आज आपका ध्यान दीजिए, क्लास अभी यहीं तक रहेगा, कल अपने पूर्व रूटीन से सब जैसे था अपना दोनों आगे की ओर बढ़ जाएगा।